बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, जैसा मैंने कहा कि फ़्लो चार्ट्स हर चैप्टर के बने हुए हैं, 12 चैप्टर, ठीक है? एक एफ़र्ट है जो कर ली हुई है। इसका फ़ायदा क्या होता है? जब एग्ज़ाम डेज़ करीब आते हैं, जैसा मैंने कहा कि आप अब चीज़ें आइसोलेशन में नहीं पढ़ोगे, आपको एक-दूसरे के साथ लिंक अप आना चाहिए ताकि कभी भी वो कंपनी का सवाल पूछेगा, तो वो ये नहीं बताएगा मुझे डायरेक्टर में से जवाब दो या मुझे कंपनी में से। कुछ बेशक उसकी इस तरह के क्वेश्चन बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, लेकिन टेस्टिंग तो वो कर रहा है। सो वो ये नहीं बताएगा आपको, ठीक है? सो आपने क्या करना है, आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ना, चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है। सेकेंडली, कंपनी लॉ याद करने में बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है उस वक़्त जब प्रोसीजर ना, मतलब हर काम में तो डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट करना है, हर काम में कंपनी में मेंबर्स ने तो पार्टिसिपेट करना है, मतलब उनकी अप्रूवल के बगैर कैसे चलेगा? अभी मैंने इन लोगों के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन एक जनरली बता रहा हूँ, इन लोगों ने हर चीज़ में घुस जाना है। तो वो प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मिक्स होना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा यार, ये काम में कौन था, डायरेक्टर था, शेयर होल्डर थे, किस तरह थे? क्या बात समझ आ रही है? उस कामों के लिए या रिवीजन के लिए आपका जो फ्लो चार्ट्स हैं वो आपको हेल्प आउट करेंगे। सो मैंने ये बनाए हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ये याद करने हैं, मैं शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आप अपने फ्लो चार्ट्स खुद बनाएं, और फ्लो चार्ट का मतलब ना फ्लो चार्ट होता है, नॉट मीन्स कि आप पूरी पूरी प्रोविजन डब्बे के अंदर लिखना शुरू कर दें। बच्चे फ्लो चार्ट बनाना शुरू करते हैं, पूरी प्रोविजन ही डब्बे के अंदर डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। फ्लो चार्ट सिर्फ आपको एक स्केच देता है, ठीक है, कि लॉ की प्रोविजन कहती क्या है। क्या बात समझ आई? सेकेंडली, अपना अपना स्टाइल होता है, जैसा मैंने पहले कहा, ये लॉ खुद भी लिखा जा सकता है, लेकिन बी लॉ के मुकाबले में थोड़ा टेक्निकल है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टेक्निकल है। आप ये सोचो कि एक बच्चा मेमोराइज करके लिख रहा है और एक बच्चा रीडिंग करके लिख रहा है, दोनों को बराबर आने के लिए रीडिंग वाले को एफर्ट चाहिए। प्लीज, जो बच्चा खुद लिखना चाहता है लॉ को कि भाई मैं खुद लिख लूंगा, वेट कर लूंगा, मैं 2-3 चीजें जो मोटी मोटी याद कर लूंगा, फिर मैं नरेट खुद कर लूंगा। जैसा फॉर एग्जांपल मैं अपनी अगर बात करूं, तो मैंने हमेशा लॉ, वी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने हमेशा लॉ उर्दू में याद किया। इस तरह, अच्छा ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ओके हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई अप्रूवल लेनी है, हमें शेयर इशू करने हैं, तो मुझे पता होता था यार ये 1 2 3 4, ये 3 4 काम करके काम खत्म हो जाना। मैं इंग्लिश नहीं आती थी मुझसे, ना पढ़ी जाती थी, नरेट में खुद कर लेता था कि अच्छा यार ये 4 काम ही तो है, ये नरेट कर देता हूँ, ठीक है। सो लेकिन उसके लिए रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सिंगल रीडिंग के साथ आप ये कहो कि मैं इस लेवल के ऊपर, कैफ 7 के लेवल के ऊपर, जब मैं बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, मैं मेमोराइज वाले मेमोराइजेशन जिसने की हुई उस बच्चे के बराबर आ जाऊं या उस जैसा रिप्रोडक्शन करके दूं पेपर में, तो फिर रीडिंग, नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा करो, ठीक है। तो प्लीज ऐसा फजूल सा या बेहुदा सा काम मत कीजिएगा कि एक रीडिंग के साथ आप चल रहे हो और आप कह रहे हो आपको आता है। ऐसे नहीं होगा, लॉ टेक्निकल है। क्लियर? आप एक छोटी सी बात स्किप करोगे, आपका आंसर चेंज हो जाएगा। एक छोटी सी बात स्किप करोगे, मैं इवन यहां तक कह देता हूं, आप सिर्फ कंपनी का स्टेटस चेंज कर दूंगा ना क्वेश्चन के अंदर, कंपनी का स्टेटस, आपने थोड़ा सा I2B के अंदर कंपनी स्टेटस को पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, प्राइवेट सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक पब्लिक लिस्टेड कंपनी, मैं ऑल दो डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने ये बातें सुनी हुई है ना I2B में। अब ये कंपनी के स्टेटस हैं, मैं ये स्टेटस चेंज कर दूं ना किसी कंपनी का, प्राइवेट से पब्लिक या पब्लिक से लिस्टेड, तो प्रोविजन ऑफ लॉ चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉ खुद ही ऐसे चलता है। जो स्मॉल साइज कंपनी है, सिंगल मेंबर, ठीक है, जो प्राइवेट है, उसको कम इंपॉर्टेंस देता है या उसके ऊपर कम स्टिपुलेशंस लगाता है, ठीक है, उसको रिलैक्स रखा हुआ है कुछ चीजों में। लेकिन जो ही पब्लिक सेक्टर आता है, पब्लिक का स्टेक आता है, लोगों के पैसे आते हैं, आपका रेगुलेटर रिजिड हो जाता है कुछ चीजों के ऊपर, ठीक है, स्टिपुलेशंस ऐड करेगा उन कंपनीज के ऊपर। सो आपका आंसर मे बी, इन केस ऑफ प्राइवेट और एसएमसी, आंसर हो यस, बट जब पब्लिक कंपनी की बात आएगी तो आंसर हो जाएगा नो। क्या बातें समझ आ रही हैं? सो रीडिंग, सिंगल रीडिंग से पास हो जाओगे ये नहीं हो सकता, या तो फिर डेली बेसिस पे, जो मैं ये उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने रीडिंग करके करने की कोशिश करनी है, तो डेली बेसिस पे फिर 2 to 3 रीडिंग्स रिक्वायर्ड हैं कंटेंट की, और फ्लो चार्ट्स भी जरूरी हैं, फिर अपने बनाए हुए, मेरे नहीं। मेरे का कोई फायदा नहीं होगा, मेरा तो बर्डन लगेगा, किताब के साथ एक और बर्डन। क्यों भाई? किताब के साथ अपने बनाओगे, बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि वो आपके हाथ के बने हुए होंगे, तो आपको वो चीजें जो हैं वो एक अच्छा सा स्केच माइंड में बना तो पेपर पे आया,
तो फिर उसके बाद उसे याद करना बर्डन नहीं रहेगा, वो आपका हिस्सा बन जाएगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मेरे वाले को मान के चलोगे ना, जिस तरह सारे स्टूडेंट्स करते हैं, जी उस्ताद ने नोट्स दिए, तो क्या होगा, बर्डन हो गया, डबल हो गया, किताब भी हो गई, नोट्स भी हो गए। भाई क्यों, ऐसा क्यों है? फिर वही चीज लिखी है जो किताब में भी है, तो फिर जरूर डबल करना बर्डन। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप ऑफ बिजनेस। आई नो ये बातें ऑलरेडी I2B में आपके PRC लेवल के ऊपर डिस्कस हो जाती हैं बहुत डिटेल में, क्योंकि अब I2B इतना कंप्रिहेंसिव सिलेबस बन चुका है। बट स्टिल एक स्लाइड सा ओवरव्यू देख के मैं आगे जाऊंगा ताकि मैं अपनी बातों को आगाज कर सकूं। अल्टीमेटली मैंने पहुंचना यहां तक है, कंपनीज एक्ट। अगर आप, चलो एक और यहां से बात स्टार्ट करता हूं। पार्टनरशिप आप एक्ट पढ़ के आए हो, कौन सा पढ़ के आए हो? बी लॉ में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ के आए हो। बी लॉ उसके बगैर पास ही नहीं होता। 1932 वो आपके बी लॉ का सिलेबस था, ठीक है। तमाम पार्टनरशिप्स जो हैं, तमाम नहीं कहना चाहिए, और पार्टनरशिप एक्ट 2017 भी है। पार्टनरशिप्स जो हैं वो 2017 के अंडर बनती हैं और 1932 के अंदर। आप 1932 पढ़ के आए हो। रेगुलेट भी उसी एक्ट के अंडर होती हैं, उसके रेगुलेशंस भी हैं, रूल जो भी, वो आपके रेलेवेंट सिलेबस में नहीं थे, वो अलग बात है, लेकिन वहीं पे रेगुलेट हो रही हैं। कंपनी बननी है कंपनीज एक्ट के अंदर, तो रेगुलेट भी यहीं से होनी है। फिर इसका मतलब कंपनीज एक्ट किसी और को मुंह नहीं लगाने वाला, ना पार्टनरशिप को, ना सोल प्रोप्राइटर को, तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मेरी बात समझ आई है? सो हमारा रेगुलेटर, अब पार्टनरशिप एक्ट के केस में अब रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स है, जो उसका मैं अक्सर बी लॉ पढ़ाते हुए बताता भी हूं। रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के साथ आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, वो आपका रेगुलेटर है। जबकि कंपनी रजिस्टर्ड होनी है विद SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये आपका अदारा है जिससे आपका सारा जिंदगी वास्ता पड़ता रहना है, बीइंग प्रोफेशनल, कभी अपने लिए और कभी क्लाइंट के लिए, कभी पैसों के लिए, सीधी सी बात है। सो अब आके SECP ने, अच्छा शुक्र है अल्लाह का, कुछ अक्ल मौत आई है। इस डिपार्टमेंट में पहले भी ये जो होता है ना, जैसा ब्राइब मनी या अंडर द टेबल, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। जब सारा सिस्टम मैनुअल था तब भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये डिपार्टमेंट पैसों में डील मैनिपुलेट नहीं करता, तब भी नहीं करता। लेकिन ऐसा शहजादा डिपार्टमेंट है कि आपके इतने चक्कर लगवाता था, आपका इतना टाइम वेस्ट करता था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में अगर देखो ना, तो बेतहाशा पैसे जाया करता था आपके चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं। आप सुबह से 12 बजे बैठे हो, आप 5 बजे तक वहीं बेचारा बच्चा बैठा है। और अभी भी कई दफा ऐसा होता है, आप फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट लेने चले जाओ तो आपको पूरा पूरा दिन जाया करा देते हैं, आपके बच्चे को डॉक्यूमेंट नहीं मिलता। और करना क्या होता है, एक प्रिंट निकाल के उस पर ठप्पा लगाना होता है। लिटरली एक प्रिंट निकाल के। अभी भी कुछ प्रोसेसेस के अंदर ना, लास्ट जो डॉक्यूमेंट है ना, आउटपुट यानी जो रिजल्ट है, वो सर्टिफिकेट जो है इन्होंने हार्ड फॉर्म में रखा हुआ है कि आप कलेक्ट करें फ्रॉम द ऑफिस। आप बच्चा भेजते हो, मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चा भेजा सुबह 9 बजे, और उस बच्चे को डॉक्यूमेंट पता कितने बजे मिला? लड़के 5:30 बजे। वो सारा दिन बेचारा सिर्फ वहां पे डोर पे बैठा रहा उनके, कि जनाबे वाला आपको वो कहा, मैं, हमारी मीटिंग चल रही है, मीटिंग खेल रहे हैं। सो ऐसा। लेकिन अब शुक्र है, बहुत से प्रोसेसेस, अप्रोक्सीमेटली 80-90% वो अपने आप को ई सर्विसेज में, एंड देन नाउ इट्स कॉल्ड लीप, उन्होंने एक नया अपना ERP मॉड्यूल जो भी बनाया है, सो उन्होंने लीप पे फाइनली उसे शिफ्ट कर दिया। अब आपका सब कुछ प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन है, आपको जाने की ज़रूरत। अभी भी कुछ प्रोसेसेस हैं जहाँ पे आपको फिजिकली खुद प्रेजेंट होना पड़ता है। सो हमारा सारा प्रोसेस जो है वो SECP के अराउंड घूमता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और ये ऑपरेट करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, जो आजकल चल रहा है लीप। इससे पहले बेटे ई सर्विसेज के नाम से चल रहा था, ये एग्जिस्टिंग था ना, बल्कि यूं काटा नहीं लगाना चाहिए, अब ये अपग्रेड हो गए हैं लीप पे। अभी भी कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो ई सर्विसेज पे हैं, माइग्रेशन अभी चल रही है, अभी 100% माइग्रेशन नहीं हुई। सो कुछ प्रोसेसेस ई सर्विसेज पे चलते हैं और कुछ जो हैं वो लीप पे चलते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब भी कंपनी का सवाल आएगा, जाना इसी के पास पड़ेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ। हाँ, जो कंपनी का स्टेटस बेहतर होता जाएगा और रेगुलेटर भी अंदर आते जाएंगे,
जिस तरह आसान लफ्जों में, अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो कोई, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी जो बैंक्स बनते हैं ये कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 के अंडर बनते हैं, अगर आपको शायद इल्म हो, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962। ये जितने बैंक्स आप कमर्शियल बैंक्स देखते हो ये इनफैक्ट बैक एंड के ऊपर कंपनी है, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनका जो क्या कह सकते हैं कोर एरिया जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज है। सो है ये बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 कंपनीज ऑर्डिनेंस के अंडर ही आता है। समझाना क्या चाहता हूं, अगर बैंक इन्वॉल्व हो गया तो अब्बाजी भी इन्वॉल्व होंगे। कौन? बैंकों के अब्बाजी कौन है? नहीं, ये तो कंपनी का, ये तो इन्वॉल्व होगा ही होगा, एक और अब्बाजी हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो जो ही बैंक इन्वॉल्व होंगे इस रेगुलेटर के साथ एक और रेगुलेटर आपके सर पे बैठ जाएगा और वो होगा एसबीपी। फिर अगर आपकी कंपनी ने इतनी जुर्रत कर ली कि आपकी कंपनी ने अपने शेयर लिस्ट करवा लिया, ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई, मैं समझाऊंगा ये लिस्टिंग क्या होती है थोड़ी सी, बेशक आप लोगों को पता होगी, स्टिल आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा। हम बेसिक चीजों में बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि मैं चाहूंगा एक दफा बुनियाद अच्छी खड़ी हो जाएगी, बिल्डिंग में फिर जितनी मर्जी जल्दी बना लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुनियाद सॉलिड या फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए, ठीक है। सो तीसरा रेगुलेटर कौन आ जाना है आपका, अगर फॉर एग्जांपल आप लिस्टिंग में चले गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे और आपने अपने शेयर्स ट्रेड करना शुरू कर दिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है क्या वैसे? मार्केट प्लेस, मार्केट है सर, जहां पे बिकने वाली चीज क्या है? शेयर्स। खरीदार भी बैठे हैं और बेचने वाले भी बैठे हैं, ऐसे ही है ना, बायर सेलर एग्जिस्ट करते हैं, मार्केट है, सिंपल डेफिनेशन बता। तो वहां पे फिर एक और रेगुलेटर आ जाता है, कौन सा? पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बात समझ आ गई है? सो इस तरह जूं आपकी कंपनी के अंदर यूं कहूं कि आपकी कंपनी का स्टेटस बेहतर होता जाता है या उसकी कोर एक्टिविटीज ज्यादा रिफाइंड होनी शुरू हो जाती हैं, तो रेगुलेटर्स भी मजीद उसके अंदर, इसका मतलब एक बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस की बात करूं, ऐसा बैंक जो कि लिस्टेड है, बहुत से बैंक से लिस्टेड है हाँ सारे, एमसीबी की बात कर लो, जो एमसीबी पे ये भी आ जाएगा, बैठ जाएगा सर पे, ये भी बैठ जाएगा, ये भी बैठ जाएगा। सो तीनों रेगुलेटर। जबकि एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी की बात करूं, सपोज एबीसी प्राइवेट कंपनी, तो ना ये मुंह लगाएगा ना ये मुंह लगाएगा, सिर्फ ये मुंह लगाएगा। क्या बात समझ आई? हाँ, एफबीआर तो सबको प्यार करता है, उसके तो मोहब्बत है सब, जहां पैसा बन रहा हो वहां पे एफबीआर वाले फौरन सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं, तो वो तो मोहब्बत करते हैं सबसे, वो सोल प्रोप्राइटर हो, वो पार्टनरशिप हो या फिर कंपनी हो, वो कोई तफरीक नहीं रखते। वो ऐसे माँ बाप हैं जो किसी बच्चे में किसी किस्म की कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं रखते, उन सबसे प्यार करते हैं, तुम भी कमा रहे हो हम तुम्हारे पास भी आ जाते हैं, तो वो सबके साथ ठीक हो गया। लो जी, अब यहां तक जरा चलता हूं आगे। सो 3 बिजनेसेस, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी। अब यहां पे आए, सोल प्रोप्राइटर को तो मैं वैसे ही मुंह नहीं लगा रहा, पार्टनरशिप के केस में आपने ये पढ़ा हुआ है 1932 में रजिस्टर होती थी, और अगर आपको याद हो ये 2 बातें आप बहुत डिटेल में पढ़ते थे कि पार्टनरशिप फर्म की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, और दूसरी बात पढ़ते थे कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अच्छा, कोई मुझे ये समझाए अनलिमिटेड लायबिलिटी से क्या मुराद थी? पढ़ के आए हुए हो, बताओ जरा। जॉइंटली लायबल होंगे उसके लिए जी। कोई और अच्छा इसे और फर्दर डिफाइन करना चाहे? अच्छा प्लीज इधर थोड़ा सा ना आदत डालो पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, गलत भी आंसर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और कोई रिफाइन करना चाहे फर्दर? ठीक किया, इस बेटे ने गलत एक्सप्लेन नहीं किया। अगर मैं इसको फर्दर आसान लफ्जों में बोल दूं तो मैं यूं कह देता हूं कि बिजनेस डेट भी अगर पूरे ना हुए बिजनेस से तो कौन पल्ले से देगा? पार्टनर्स की जेब से जाएंगे। ये है अनलिमिटेड लायबिलिटी। और बिल्कुल ऐसे होगा, घर से बिजनेस करने आए और उल्टा घर बेच के जाएंगे अगर बिजनेस कोलैप्स कर गया तो। बात समझ आई? ये एक डर था जो अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ चलता था, ठीक है, यह चलता है अभी भी। नो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? शाबाश, मतलब इसका मतलब हुआ कि उसकी अपनी एक हैसियत है कानूनी, जिस तरह हम लोगों की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, लीगल आइडेंटिटी है, क्या? सीएनएसी नंबर, राइट? इसी तरह कंपनी का भी एक इंडिविजुअल नंबर है जो कि उसकी इंडिविजुअल शनाख्त बन जाता है, लीगल शनाख्त बन जाता है, जिस तरह उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर,
ठीक है। सो कंपनी को वो स्टेटस हासिल है। अच्छा, आप बीइंग लीगल पर्सन क्या क्या कर सकते हो? आप एसेट खरीद सकते हो, आप लायबिलिटी ऑन कर सकते हो, राइट? बिल्कुल लाइकवाइज अ नेचुरल पर्सन, कंपनी भी एसेट खरीद सकती है, कंपनी भी लायबिलिटी इनकर कर सकती है। और अगर आपको छोटी सी बात एक और समझा दूं, आप लोग FR1 पढ़ाए हो ना, ठीक है ना, करके आए हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के आए हो, बैलेंस शीट बना के आए हो, फाइनेंशियल पोजीशन बना के आए हो, राइट? आप ऊपर लिखते थे ABC कंपनी या कोई भी कंपनी का नाम होता था और नीचे लिखते थे एसेट्स, लायबिलिटीज और ब्ला ब्ला ब्ला। वो तमाम एसेट्स कंपनी के नाम पे होते हैं, कंपनी उसे ऑन करती है, कोई इंडिविजुअल ऑन नहीं करता। हालांकि उस कंपनी को कोई 2-3 लोग मिलके चला रहे होंगे, कोई एक बंदा, 2 बंदे या 3 बंदे मिलके चला रहे होंगे, या हो सकते 10 बंदे, लेकिन इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल, गुड नेम बेटे, अली और सलमान साहब मिलने के एक कंपनी बनाई हुई है इन्होंने। इनकी कंपनी का नाम है सपोज XYZ प्राइवेट लिमिटेड। जनाब, इस XYZ प्राइवेट लिमिटेड को हम दोनों ऑन करते हैं, बट इसके किसी भी एसेट को हम डायरेक्टली ऑन नहीं करेंगे। उसके एसेट XYZ के एसेट्स होंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यही वजह है कि आप अपनी बैलेंस शीट में लिखते हो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि वो कंपनी के नाम का होता है। अगर वो किसी डायरेक्टर के नाम का हो या किसी ऑनर के नाम का हो, वो कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं आने वाला, क्योंकि वो कंपनी का एसेट नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ? किसी को चाय के ऊपर बोलना समझ आ रही है बात की? वो कंपनी का एसेट नहीं होगा और वो बैलेंस शीट में भी नहीं आएगा। क्या बात समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं मेरे घर में एक टेबल पड़ा था, मैं उठा के अपनी कंपनी में ले गया कि यार चलो काम आ जाएगा, घर भी फजूल पड़ा हुआ है, फलां कमरे में लगा दूंगा। मैंने ऑफिस के किसी रूम में लगा दिया। क्या मैं उसे अपने फर्नीचर में रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, वो कंपनी ऑन्ड एसेट है ही नहीं, वो कंपनी का एसेट है ही नहीं। क्या बात समझ आ रही है? सो ये बात हो गई। अच्छा चलो आगे आता हूं। सो नो सेपरेट लीगल पर्सन, और जबकि कंपनी के केस में सेपरेट लीगल एंटिटी एग्जिस्ट करती है और मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है, रजिस्टर्ड। अच्छा एक मिनट से, ये देखो मैंने इस पे रेफर भी किया हुआ है, पार्टनरशिप। अच्छा, ये आप लोगों ने 2017 का जिक्र पढ़ा था कभी बी लॉ में? चलो मैं उसको समझा देता हूँ। एक छोटी सी बात पहले यहां पे समझाता हूँ। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड। एक्चुअली एक बात बताऊं, पहले कंपनीज भी अनलिमिटेड होती थी, फिर एक टाइम आया कंपनीज ऑर्डिनेंस के टाइम पे 1984, इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, 2017 में रिपील हुआ और 2017 एक्ट आ गया और उसके बाद से 2017 ही चल रहा है। 2020 भी आया था कंपनीज एक्ट 2020, बट वो पार्लियामेंट में अप्रूव नहीं हुआ, दैट्स व्हाई विड्रॉ हो गया। तो अभी तक 2017 ही सस्टेन कर रहा है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 में ही एक प्रोविजन थी जिसमें आप अनलिमिटेड कंपनी भी बना सकते थे, लाइक अ पार्टनरशिप। लेकिन फिर एक टाइम आया जहां पे ट्रांजिशन फेज दिया गया और कहा गया 6 महीने, ठीक है, अपनी तमाम अनलिमिटेड कंपनीज को कन्वर्ट कर लो इनटू अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्या बात समझे? और फिर उसके बाद से अब पाकिस्तान में अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एग्जिस्ट, लेकिन उनका जिक्र मौजूद है, एग्जिस्ट नहीं करती। क्या मेरी बात समझ आ रही? सो लिमिटेड लायबिलिटी क्या है कंपनी में मेंबर्स की? देखो, एक पर्सन जो है कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है, जहां पे एक छोटा सा स्केच बनाता हूं, कभी इंशाल्लाह टाइम होगा हमारे पास आगे चलते चलते, तो मैं आपको ये जो लीप और ये जो एरियाज हैं प्रैक्टिकल, यहाँ पे हम इंशाल्लाह ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मेरे अब्बा जी के थोड़ी हैं कि कहीं पे ऑफलाइन रखे हुए हैं, तो ऑनलाइन अवेलेबल हैं। कभी आपको लीप का सिस्टम दिखाऊंगा, स्पेशली बिफोर कंपनी फॉर्मेशन। आपको एक दफ़ा कंपनी फॉर्मेशन दिखाऊंगा कि कंपनी फॉर्मेशन होती कैसे है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलती है, ठीक है? इतना मुश्किल लिखा हुआ है लॉ में और बनाना इतना आसान है कि मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है? चलो कोई नहीं, फिर करेंगे उसके ऊपर इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बात। लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मैं आपको ये समझाने लगा था, जिसमें फॉर एग्जांपल अली और सलमान की कंपनी थी ना, सपोज सलमान, अली ने डाले थे से 1.5 मिलियन और सलमान ने डाले थे 3 मिलियन या 3.5 मिलियन, टोटल 5 मिलियन से कंपनी हमने बनाई थी। अब अगर फॉर एग्जांपल कल को कंपनी के हालात बुरे हो जाते हैं, सपोज कंपनी के हालात बुरे कब होंगे या बैंकरप्सी कब आती है? जब आपके डेट्स या यूं कहूं आपकी लायबिलिटी ज्यादा हो जाती हैं आपके एसेट से। यही प्रॉब्लम है ना।
मैं कहूं आपकी फॉर एग्जांपल लायबिलिटीज हो गई हैं 7 मिलियन की और आपके एसेट्स हैं से 2 मिलियन के, लेस करो तो 5 मिलियन का क्या आ रहा है, चलो इस तरह ना करो ये बहुत ज्यादा मैच कर जाएगा। 3 मिलियन के आपके, मैं कहता हूं ये आपकी लायबिलिटीज हैं, आपके एसेट्स हैं 3 मिलियन के, 5 मिलियन के आप डेफिसिट में हैं। आपकी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है 5 मिलियन की जो कि कंपनी की औकात नहीं है पे करने की। तो अब क्या होगा, ये 5 मिलियन क्या इनसे रिकवर करें दोनों से? नहीं, इनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। किस हद तक? जितना इन्होंने, आसान लफ्जों में जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। कितनी अमाउंट? 1.5 और 3.5। अब ये वो अमाउंट है जो वो कंपनी की फॉर्मेशन के टाइम पे इंजेक्ट कर चुके हैं। टेक्निकली समझो, ये वो पैसा है जो अली और मैंने शुरू में लगा दिया। फर्नीचर खरीदे, चीजें खरीदी, व्हीकल खरीदी, ऑफिस सेटअप किया, सब कुछ किया, इसी 5 मिलियन से किया ना। तो अब क्या मजीद 5 मिलियन तो है नहीं, तो मेरी लायबिलिटी फिर क्या हुई टेक्निकली? आज के दिन में जब ये हालात हो गए हैं तो मेरी लायबिलिटी क्या हुई? 0। क्योंकि जितनी लायबिलिटी, नो डाउट मैं लिखूंगा यही कि मेंबर्स या शेयर होल्डर्स आर लायबल अप टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, बट वो अमाउंट तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, अली भी इन्वेस्ट कर चुका है, तो फिर अल्टीमेटली हमारी लायबिलिटी क्या है? 0। एट दिस स्टेज मेंबर कोई नहीं देगा पैसा, वो लायबिलिटी यहां तक था। क्या बात समझ आई है? ओके अच्छा, हाँ, अगर क्या कंपनी पे करे और अगर ना पे कर सके तो बैंकरप्ट। अब बैंकरप्सी आ जाए अगर इस स्टेज पे सपोज, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? बैंक्स क्यों कहूं, क्रेडिटर भी तो कह सकता हूं, क्रेडिटर में सब आ जाएंगे। और लेंडर्स का नुकसान होता है, कंपनी का कोई नुकसान नहीं होता। कंपनी तो बंद हो रही है क्योंकि आपने वाइंड अप कर देनी है, कंपनी बंद करा देनी है। हम चैप्टर 1 में कंपनी बनाएंगे और इंशाल्लाह चैप्टर 12 में कंपनी बंद करा के कोर्स खत्म करेंगे, ठीक है? सो कंपनी बंद हो जानी है। अब कंपनी बंद हो गई तो फिर कंपनी यही होगा ना, कंपनी को कहेंगे देखो जी कंपनी के और कौन से एसेट है ही कोई नहीं, यही है 3 मिलियन के जो थे दिखा दिए। अब 5 मिलियन का डेट डेफिसिट है, कहां से दे? मेंबर तो नहीं देगा, तो फिर कौन भुगतेगा इस लॉस? सारा लेंडर भुगतेगा। इसलिए लेंडर केयरफुल होता है कंपनी को लोन देने से पहले कि कहीं भुगतना तो नहीं पड़ेगा, कल को ये डूबे तो वो हिसाब है ना, सनम हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे साथ। पाकिस्तान के कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डेट इतना ज्यादा है कि वो जिस दिन डूबेंगे साथ में एक आधे बैंक को जप्फी डाल के डूबेंगे। हाँ, मैं रियलिस्टिक एग्जांपल देता हूँ, अब नाम भी दे देता हूँ क्योंकि कंपनी डूब चुकी है, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका नाम देने में। मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री, नाम सुना हुआ है? दी वन ऑफ द लीडर इन टाइल मार्केट, राइट? और उनका जो एनुअल टर्नओवर था दैट वाज अराउंड इन 2015-16 की बात बता रहा हूँ, 14-15 की, अराउंड 10 बिलियन। और ये वो रेवेन्यू था जो वो लोकल मार्केट से उठाते थे। एक्सपोर्ट उसके बाद शुरू किया उन्होंने, मुझे नहीं पता उसका। सो समझाना क्या चाह रहा हूँ, ये उनका रेवेन्यू है, ठीक है? और कंपनी कोलैप्स कर गई है, 0 रेंट पे दी हुई है फैक्ट्री आजकल, और कंपनी पे लोन कितना है? अराउंड 40 बिलियन का। तो कितने बैंकों को जप्फी डाल के गिरी है? कई बैंकों को। अब हो क्या रहा है? बैंक 40 बिलियन लेने के लिए ऐसे बैठे हुए हैं, कंपनी ने अपने ऑपरेशन बंद कर दिए। उन्होंने कहा लेके दिखाओ कैसे लेते हो। जहां कंपनी देखो 10 बिलियन में से, कंपनी को जज़ाकल्लाह यार सलीम, कंपनी यहां 10 बिलियन में से पैसे बनाती थी, वहां पे अब क्या हो रहा है? रेंट आ रहा है सिर्फ फैक्ट्री का। अब रेंट से किस किस का पेट भरेगा? खुद सोचो ना, रेंट जा तो बैंक को ही रहा होगा, लेकिन किस किस का पेट, कितना को रेंट होगा? वो हिसाब लगा हुआ कि फुल भूख लगी हुई और इतना से एक चम्मच आपको खाने को मिले, यही हिसाब है ना बैंक्स के साथ, तो बेचारों के साथ तो डूब गए बैंक। हालांकि अपनी तरफ से बड़े कोलेटरल मारे हुए थे उन्होंने, ये वो ब्ला, और सब कुछ भी ले लें तब भी उतना रेट नहीं, तब भी उतना लोन है, तब तो भी उतना वो नहीं है। सो वो आराम से अगली कंपनी खोल के बैठे हुए। हाँ है, वो अगली कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, लिटरली अगली कंपनी में भी फ्रॉड कर रहे थे। माजरत, ये ऑनलाइन चला जाना है, लेकिन चलो मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन अगली कंपनी खोल के बैठे हुए हैं। खोल सकते हैं भाई, वो तो मेंबर है, वो तो शेयर होल्डर है। हाँ वो शेयर होल्डर है, उसने नई कंपनी खोल ली, आप उसे रोक तो नहीं सकते। हाँ, अनलेस के कंपनी लॉ के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जैसा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, उनमें लिखा हुआ है
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी पे बता रहे, मैं थोड़ा सा बताऊंगा कभी किसी ज़माने में, उनके बारे में लिखा हुआ है कि इसकी मैनेजमेंट में अगर कोई बंदा है और उसने वो कंपनी डुबोई है तो अगले 5 साल किसी कंपनी की मैनेजमेंट में नहीं आ सकता। हाँ, वहां पे रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे अगली कंपनी नहीं बना पाएगा, लेकिन अदरवाइज तो एक डुबो दूसरी बनाओ, उसमें क्या। हाँ नहीं नहीं, देखो बेटा, लॉ ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, इसका पाकिस्तान से ताल्लुक नहीं है, लॉ ने अपॉर्चुनिटी दी हुई है, ये सब जगह ऐसे ही है। इवन कि मैं यूके का लॉ पढ़ा था, यूके के लॉ में भी सेम है, उधर भी यही काम करो। हाँ, वहां पे एथिकल लोग ज्यादा होंगे, बैंक थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो लोनिंग देने से पहले क्रेडिबिलिटी, हमारे बैंक की दफा करो, क्या बात करूं। मैंने एक दफा मेरे वन ऑफ माय ब्रदर इन लॉ इज वीपी राइट नाउ, हाँ वीपी इन लोनिंग सेक्शन में वीपी है, ठीक है। लोनिंग में ऑब्वियसली वो बैंक ऑफ पंजाब में है, तो वो उनका जो डिपार्टमेंट है दैट इज लोनिंग सेक्शन, कॉर्पोरेट लोनिंग। मैं क्या गए थे उधर, आप लोग उनको लोन दे के आए हो, मेरा एक क्लाइंट था, एक लिस्टेड कंपनी है, मैं उसको लोन दे के आए हो, कहते हाँ। मैं तुम लोगों ने चेक किया है कि वो क्या कर रहा है, मैं फ्रॉडी हैं, उन्होंने पैसे एंजॉय किए हैं, ठीक है। और उस कंपनी में ना, मैं रफली एक बात बताता हूँ, उस कंपनी में आधी से ज़्यादा आवाम जो है ना, वो क्या कहते हैं, वीज़ा लगा के बैठी हुई है, ठीक है। जो हाई प्रोफाइल्स एम्प्लॉयज़ हैं इंक्लूडिंग द मैनेजमेंट, उनके वीज़े लगे हुए हैं कि जिस दिन यहाँ पे कुछ खुला, शाम की फ्लाइट, ताकि क्लीन रहे। सो समझाना चाह रहा हूँ कि बैंक क्या करता है। मैंने कहा आप कैसे वैल्यूएट करके आए हो, कि आपने इतना बड़ा लोन दे दिया उनको, कैसे वैल्यूएट किया आपने। वो कहते हैं यार हम क्या करते हैं, हम इक्विटी, अब उन्होंने मुझे एक फार्मूला बताया अपनी तरफ से बड़ा मुश्किल सा करके कि हमारा ये फार्मूला होता है, हम ये ए प्लस माइनस बी माइनस। अगर मैं आपको एक बैलेंस शीट दूं और उसमें कहूँ एसेट भी दे दूं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लायबिलिटी भी दे दूं, और कहूँ इक्विटी निकाल दो, निकाल दोगे? ये फार्मूला लगाता है बैंक, और अपनी तरफ से बहुत बड़ा काम करता है। वो इक्विटी निकाल के लोन दे देता, इक्विटी का मल्टीपल जो भी बनता है लोन दे देता। मैं कहूँ मुझे एक बात बताओ, कहाँ लिखा हुआ है कि इक्विटी में जितना पैसा पड़ा है वो अल्टीमेटली कंपनी के पास पैसा है? कहीं भी नहीं लिखा, वो तो नेटवर्थ है उसकी, ठीक है। तो कल को लॉसेस आने शुरू हो, नेटवर्क खत्म होनी शुरू हो जाएगी, ऐसे ही होगा ना। इक्विटी समझ आ रही है मैं क्या बात किया? बैंक वो जो हम एक फॉर्मूला FAR1 क्या I2A में सीख लेते हैं ना, बैंक उसे समझते हैं हम तोप चीज करते हैं A प्लस बी माइनस सी करके, हद हो गई यार। करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस करके माइनस करते हैं टोटल लायबिलिटी, तो हम एक फिगर पे आ जाते हैं, वहां से हम फिर देखते हैं इसकी वर्थ, क्या इक्विटी कहते हैं उसको, आप जितना मर्जी लंबा कर लें उसको। मैं बता रहा हूं ये हालत है बैंक्स की। बैंक्स ने अपने फॉर्मेट रिवाइज किए ही नहीं, बैंक उन्हीं पुराने फरसूदा फॉर्मेट्स पे चल रहा है, और कंपनियां उनके साथ इतना प्ले कर रही हैं कि पता भी नहीं चलता बैंक को। और कुछ बैंक के अपने ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कमीशन बेस्ड, लिटरली। आपको मार्केट में ऐसे लोग मिलेंगे। मैं रिसेंटली हमारे क्लाइंट के लिए, क्लाइंट को लोन चाहिए था, हमने क्लाइंट को कह दिया यार तेरा इतनी, उसकी 1 साल हुआ था कंपनी बने, अभी 1 साल हुआ है, और कंपनी बहुत खूबसूरत तरीके से ग्रो कर रही है, और अराउंड ही इज मेंटेनिंग अराउंड $7,000 to $10,000 पर मंथ, ठीक है, मेंटेनिंग दैट लेवल। और अभी 1 साल नहीं हुआ उस कंपनी को। तो हमने से कहा यार तुझे लोन नहीं मिल सकता, तेरी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। बैंक का ही बंदा कहता है मैं दिला देता हूँ, दो मुझे 4%। सो इस लेवल पे जब बैंक के ऑफिशियली लोनिंग करेंगे तो फिर लोन तो, अगर ये तो बंदा अच्छा चलो ये तो वापस कर देगा क्योंकि इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है और ये एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, कल को किसी गलत बंदे के हाथ लगे, वो बंदा गलत बंदे के पास भी तो जाता होगा जिसने लोन वापस नहीं करना। तो सेम प्रॉब्लम हमारे बैंकिंग सेक्टर, हर जगह पे कहीं ना कहीं गलती चल रही है, इंप्रूव करने की टाइम ही नहीं है किसी के पास। हम देखते हैं बच बचा के, घर वाला चोरी कर भी गया तो थोड़ा सा बचा रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा है, चलो छोड़ो पड़ा, होने दो चोरी, क्या फर्क पड़ता है, ये हो रहा। चलो जी, सो वापस आता हूं। ये बात मैंने समझा दिया आप लोगों को। एक छोटी सी बात, ये पुरानी है, पार्टनरशिप एक्ट 2017 जो आया था ना, उसमें पार्टनरशिप जो रजिस्टर्ड होती थी या अभी भी होती हैं, वो हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, LLPs। उन्हें LLP बोला जाता था। तो उसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही वाला था, कंपनी वाला। होती वो पार्टनरशिप थी, लेकिन उसके अंदर सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती थी और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है वो लिमिटेड होते थे। तो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर पार्टनरशिप 2000 इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस ऑफ अ लिमिटेड लायबिलिटी। क्या ये वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये अब आपके सिलेबस में नहीं है, अभी भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली फर्म्स दोनों में रजिस्टर्ड होती हैं, 1932 में भी, 2017 में, और ये दोनों पैरेलल चल रहे हैं।
वरना यूजुअली ये होता है एक नया एक्ट आता है तो पुराना रिपील हो जाता है, बट यहाँ पे 13(2) भी अलाइव है और 2017 भी अलाइव है, आज भी चल रहा है। इज दैट क्लियर? दोनों के फीचर डिफरेंट है, इसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी है और इस केस में लिमिटेड लायबिलिटी है। अच्छा, सेपरेट लीगल पर्सन का मतलब मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस ये अपने एग्जिस्ट अपने कर सकता है। यहां तक अगर बात समझ आ गई है तो आगे चलें। बहुत आसान सी बात की मैंने अभी तक। लो जी आगे चलते हैं। चलो ये पढ़ लेते हैं, बल्कि आसान वाली चीज पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये आपके सामने टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं जो कि आप यहां तक तो आप I2B में भी पढ़ के आए हो। सिंगल मेंबर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड और पब्लिक लिस्टेड, यहां तक आप पढ़ के आए हो। ये वाली नहीं पढ़ी हुई आपने, पब्लिक सेक्टर कंपनी ये नहीं पढ़ी हुई, बाकी सब पढ़ के आए हो, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी क्या होती है? एक मेंबर। अभी आसानी के लिए बोल देता हूं, वरना कल को जाके थोड़ी लेक्चर्स के बाद, 4, 5, 6 लेक्चर्स के बाद मैं ये समझा रहा हूं कि मेंबर और शेयर होल्डर दो डिफरेंट टर्म्स हैं। अभी आसानी के लिए बोल देता हूं कि जिसके पास एक शेयर हो कंपनी का, एक शेयर, तो उसे क्या बोलते हो आप आम लोग? शेयर होल्डर। अभी आसानी के लिए बोल रहा हूं कि इसी को आप मेंबर भी कहते हो, ठीक है। आगे चल के ये बात थोड़ी सी चेंज कर दूंगा मैं, अभी नहीं, अभी जरा संभाल लो, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि मेंबर एक ब्रॉडर टर्म है, शेयर होल्डर उसमें अंदर आ जाता है। क्या बात समझ आई है? मेंबर इज अ ब्रॉडर टर्म, क्योंकि वो मेंबर भी होता है जिस कंपनी में शेयर नहीं होते, उसके मेंबर्स भी होते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर स्लीपिंग पार्टनर की तरह एक्ट करता है। नहीं, ऐसा क्यों बोला? सर ये सर मतलब पैसे लेता है डिविडेंड में, हाँ तो स्लीपिंग पार्टनर भी करता है। नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? स्लीपिंग पार्टनर क्यों बोल रहे हो? लाइक ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता? आप ये कहना चाह रहे हो ना, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर क्योंकि वो नहीं करता शेयर होल्डर। हम्म, जरूरी नहीं है। कर भी तो सकता है, जिसके शेयर ज़्यादा कर सकते हैं। नहीं, ये भी जरूरी नहीं है, जरूरी है ही नहीं। लिटरली ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है। देखो मुझे एक एग्जांपल देता हूँ। जेफ बेजोस को जानते हो, ठीक है। इतने तो आइडिया है अमेजोन के, वो जो गंजा था, अमेजोन का गंजा कह लेता हूँ आसान समझे। ही वॉज अ CFO, CEO, राइट। मैंने उसे बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मीन्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, द वन हु इज टेकिंग ऑल द डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। द वन हु इज रनिंग द कंपनी, आसान लफ्जों में CEO वही बंदा है जो सुबह 8, 9 से 5 जाके कंपनी के क्रूशियल स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ले रहा है और कंपनी चला रहा है। मैं डायरेक्टर्स में जाके पूरी डिटेल समझाऊंगा कि अच्छा ये डायरेक्टरशिप्स बनती कैसे। CEO था ना, अभी स्टेप डाउन हुआ है ना, अभी हम राधे 2 साल हुए हैं स्टेप डाउन हुआ है, 2-2.5 साल हुए हैं कि उसने CEO पोजीशन छोड़ के उसने कहा कि भाई संभालो, उसने एक आधा बंदा जॉब पे रख लिया है, एम्प्लॉयड CEO ले आया, ठीक है। शेयर होल्डर भी है, अमेजोन का मालिक भी है, तो शेयर्स भी हैं, कंपनी भी संभाल रहा है, मेंबर भी है, कंपनी भी संभाल रहा था, लेकिन अब मेंबर है, कंपनी नहीं संभाल रहा। क्या बात है, समझ आई? इसी तरह आप इलॉन मस्क पे आ जाओ, सेम काम कर रहा है, मेंबर भी है, कंपनी भी संभाल रहा है। निशात में आ जाओ, अपने ग्रुप में आ जाते हैं, मियां मंशा साहब CEO भी हैं, चेयरमैन है, बल्कि अब तो CEO नहीं है, उनके CEO उनके बेटे हैं, अब तो बेटे या बहू होती है अक्सर किसी डिफरेंट कंपनीज में। निशात बहुत बड़ा ग्रुप है, अब तो उसके अंडर कई कंपनीज हैं, तो निशात ग्रुप के चेयरमैन है, साथ में शेयर होल्डर भी हैं, मालिक भी हैं। मैंने आपकी बात का रिबर्ट किया ना, अगेंस्ट बात समझाई है। लेकिन ऐसे CEO भी मिले, ऐसी कंपनीज भी मिलेंगी जिनमें शेयर होल्डर स्लीपिंग बैठा हुआ है, नहीं काम करना चाहता, वो कहता करो, जैसे अब जेफ बेजोस ने कहा भाई संभालो, मैं अब दुनिया एंजॉय करने जा रहा हूँ, जिंदगी जितनी रह गई है। तो सबसे पहला ट्रिप कहाँ का मारा उसने? ये सारे बिलियनर्स ने ट्रिप मारा है रिसेंटली, सबसे पहले अपनी रिटायरमेंट लेके स्पेस का चक्कर लगा के आए हैं दुनिया का ऊपर से। नहीं पता आप लोगों को? सब जेफ बेजोस ने सबसे पहले जब स्टेप डाउन किया तो पहला ट्रिप उसने स्पेस का मारा है, दुनिया का ऊपर से देख के आया, जरा अच्छा के देख के आता हूँ, मतलब बड़े लोग हैं, बड़े लेवल है, बड़े शौक हैं, तो वो ऊपर से जाती मार के आया ये दुनिया कैसी लगती है, ठीक है। तो 2-3 बिलियनर गए हैं गालबन, तो वो ठीक है, अब वो स्टेप डाउन हो चुका है, अब वो कहता है संभालो और मैं सिर्फ प्रॉफिट खाऊंगा, डिविडेंड खाऊंगा। तो ये विल पे भी डिपेंड करता है समटाइम्स कि
जो एक पर्सन है जो कम, जैसे अब यूं भी कहूँगा, समटाइम्स फैमिली ओन्ड बिजनेसेस पाकिस्तान में ज़्यादा मिलेंगे आपको। ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक, इवन के पब्लिक कंपनीज आपको पाकिस्तान में फैमिली ओन्ड बिजनेस मिलेंगी। सिंगल मेंबर तो समझ ही आती है ना, मेरी ही है जी, है ही मेरी, तू कौन है, ये बात समझो जरा साथ साथ, है ही मेरी, ये तो समझ आती है। अब जरा आओ प्राइवेट कंपनी में 2 लोग हो गए, आपको अक्सर मिलेंगी ऐसी कंपनीज जो कि प्राइवेट कंपनीज हैं, भाई मिलके चला रहे हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेस है, मल्टीपल। आपकी निशात, उसके अंडर कई कंपनीज हैं जो फैमिली ओन्ड है, ठीक है। शेयर होल्डर में कौन बैठे हैं, उनके बेटे, उनकी बहू हैं, उनकी औलाद बैठी है, और फैमिली ओन्ड, प्राइवेट कंपनी है लेकिन फैमिली ओन्ड है। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, पब्लिक कंपनी जो मास्टर टाइल के नाम लिया मैंने आपको, ये 7 भाई थे वैसे तो ये, लेकिन इनमें से 3 भाई मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री के डायरेक्टर थे। कहने को पब्लिक कंपनी है, लेकिन तीनों भाई थे, शेख मोहम्मद असगर, अकबर और पता नहीं 3 इस तरह थे, मुझे अब तीसरे वाले का नाम नहीं पता, ठीक है, असगर, अकबर और एक और था कोई। तो ये तीनों भाई संभाल रहे थे, तीनों मालिक थे, तीनों पार्टिसिपेट भी करते थे मैनेजमेंट में। एक हेड ऑफिस संभालता था, एक फैक्ट्री संभालता था, और एक पता नहीं क्या संभालता था, मुझे नहीं पता उसका, मुझे 2 का पता था। तो समझाना चाह रहा हूं कि ये ऑप्शनल है। पाकिस्तान के अंदर कल्चर ऐसा बना है, हम कंट्रोल फ्रीक हैं, हमसे कंट्रोल शेयर नहीं होता। हम कहने को पब्लिक का स्टेटस ले लेते हैं, लेकिन कंट्रोल तब भी नहीं देना चाहते। पब्लिक से मुराद क्या है, ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक के फंड्स हैं, लेकिन हम देते ही नहीं किसी को। हम कंट्रोल फ्रीक है ना, हमें ये लगता है कि हमने बनाई है, कल को कोई और आके गैर बंदा बैठ जाएगा तो मेरी आल औलाद क्यों ना बैठे, ये हर बंदे की सोच है। ये अभी तुम बेशक ना कह लो, जब अपने डीएनए जमोगे ना तो फिर यकीन से कह सकता हूं कि अपने डीएनए से बहुत प्यार होता है, डीएनए की एक्सटेंशन से जो भी है बहुत प्यार होता है। सो आप कहते हो कि नहीं यार, आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन। हालांकि शरीयत हमें इसके खिलाफ सिखाती है कुछ, कि भाई इंसान के बच्चे बनो, हिसाब खुद देना पड़ना है, एंजॉय वो करेंगे। रियलिटी तो यही है ना, शरीयत हमें ऐसे सिखाती है कि भाई उतना कमा, उतना कर, लालच हिस्स जितना तुझे अपने लिए जरूरत है। औलाद के लिए रब ने वैसे ही रखा हुआ है सामान, उन्हें जो आया इस दुनिया में वो अपना रिस्क लेकर आया। हमें परवाह है नेक्स्ट जनरेशन की। आपको क्या लगता है, मैं अब ये यूट्यूब पे जाना चैनल, आपको क्या लगता है जो आजकल कुछ पार्टीज हैं बहुत फेमस, ठीक है, वो अपने लिए कमा रहे हैं क्या? उनकी वो तो खत्म, उनकी तो एजेस खत्म हो गई हैं, उनकी लाइफ खत्म हो गई हैं। उन्होंने, मतलब मैं ये मानता हूँ वो कुछ भी ना करें ना, वो घर बैठ जाएं और रोज के कोई 50-60 करोड़ और आना शुरू करें हवा में, रोज ऊपर आके, तब भी नहीं खत्म होंगे उनके मरने तक। इतना उनके पास सोर्स ऑफ इनकम, मैं ये पॉलिटिकल फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, उनके पास इतनी सोर्स ऑफ इनकम है, ये बात गलत नहीं है। नवाज फैमिली, जरदारी फैमिली, इतनी सोर्स ऑफ इनकम है कि वो पैसे उड़ा, लेकिन उनकी जनरेशन खत्म, अपनी लाइफ खत्म हो चुकी है। मतलब जरदारी साहब अगर आप कभी इंटरव्यू देखो तो वो खाना भी नहीं खा सकते प्रॉपर वाला, हाँ, प्लस वो खाना भी नहीं खा सकता अपनी मर्जी का। वो रब ने जिस तरह, देखो ना, रब का है ना, तो उसने ले लिया सब कुछ। अब वो टेस्टलेस खाना, वो जो उबला हुआ जो भी है वो खा सकता है सर। इतना पैसा होने के बावजूद भी आप उससे यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन फिर भी एक तमन्ना है और की, वो जनरेशन के लिए है। ये प्रॉब्लम चल रहा है, और ये हम सब में है, अपने अपने लेवल पे। हम अपने अपने लेवल पे सब जरदारी हैं, सही बता रहा हूँ। देखो, बीइंग पेरेंट राइट नाउ, बीइंग फादर राइट नाउ, मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये पॉइंट छुपा हुआ है कि आई वांट टू बिल्ड समथिंग फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन, कि उसे मेरे से कम एफर्ट करनी पड़े। आई पुट अ लॉट, ही शुड पुट लेस, ठीक है, या ही शुड बी एनफ एनेबल कि यार वो अपने मर्जी का कुछ करना चाहे तो वो कर सके। ये हर एक की वे। तो लाइक वाइज कंपनी कल्चर में भी यही है, हम कंट्रोल फ्रीक हैं, नहीं देना। अब कई इंटरव्यू सुन के देखो, जिस तरह मैं अक्सर 2-3 लोगों को सुनता हूं, इसमें एक इंटरव्यू है नेटसोल के मालिक का। नेटसोल आप जानते हो, ये आपकी जो सॉफ्टवेयर हाउस है, पाकिस्तान का लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस, लीडिंग इन द फाइनेंशियल रेवेन्यू, बहुत तगड़ा उसका रेवेन्यू है। सलीम गौरी हैं उनके, कभी सर्च कीजिएगा। बेतहाशा मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और बड़े, आप अगर रियलिस्टिकली उनसे कुछ आईटी या जितने भी रेलेवेंट लोग उनसे जब सवाल करते हैं वो उनके आंसर भी करता है। इस तरह का बंदा है कि वो नेक्स्ट जनरेशन को हेल्प आउट कर रहा है, ऐसा पर्सन वो है, ठीक है। बहुत सोशल है, बहुत एफसी के साथ उसका कोई शायद वो है, जो भी है, वहाँ से पढ़ा भी हुआ है, एमओयू भी, तो वहाँ पे आके बाकायदा ट्रेनिंग्स भी देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो वो पर्सन की एक दफ़ा बात थी
कि उसकी कंपनी यहाँ पे गई लिस्टेड में, वो प्रॉब्लम है कि यार ये अब मुझे अपनी मर्जी के काम नहीं करने देते, कंट्रोल चला जाता है। किसी ने उससे मशवरा लिया कि यार मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना चाहता हूँ, पब्लिक फंडिंग रेज करना चाहता हूँ ताकि पैसे आए, मैं एक्सपेंशन करूँ। मैंने कहा ना करी, अगर अपनी मर्जी के डिसीजन लेना चाहता हूँ आई एम बाउंड नाउ, मुझे डिसीजन लेने से पहले बोर्ड से पूछना पड़ता है, मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। सो हम इस तरह के लोग हैं, हमें नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि हम जिस कुर्सी पे बैठे हैं कल को हमारी औलाद आके बैठे, ये प्रॉब्लम है। सो इसलिए बेटे आपके क्वेश्चन से सारी कहानी का आगाज़ हुआ था। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा पैसे डाल रहा है वो एक्टिव मैनेजमेंट में नहीं है। ये आपकी विश पे है कि आप किस किस्म के स्ट्रक्चर को ऑप्ट करते हो। ठीक है, अगर आप कंट्रोल फ्रीक हो तो आप ऑनरशिप भी नहीं छोड़ोगे, ऑनरशिप तो आप ही की है, आप ऑपरेशन भी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि हमें ये भी लगता है हमसे अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। घर में एक सफाई वाले आते हैं ना, तो वो भी यही सोचते हैं हमसे अच्छी सफाई कोई नहीं। तो ये हमारा अलमिया है ह्यूमन नेचर का, ह्यूमन बींग्स का, कि हमें लगता है हमसे बेहतर नहीं कर, तो वो नहीं छोड़ते, ऑपरेशंस नहीं छोड़ते। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। लेकिन जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है नंबर पे, मेंबर्स पे। अच्छा जी, प्लीज़ हम कंक्लूड करते हैं। आसिफ साहब की आगे क्लास है। अल्लाह ताला आप सबको आसानी अता फरमाए। इंशाल्लाह यहीं से आगाज़ करेंगे।